अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको मैं 5 पार्ट्स में वो करूँगा, कट करूँगा। और अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज मैं यहाँ से लेके इधर बिफोर पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 यहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा। तो डायबिटीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा बस उतने इसमें से याद रखना है। काफ़ी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी बहुत लिखी हैं वो ये नहीं याद रखनी। सबसे पहले हम आते हैं डायबिटीज़ की डेफिनेशन। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शेयरिंग द कॉमन फीचर्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया विच आर कॉज्ड बाय आइदर डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन या डिफेक्ट्स इन इंसुलिन एक्शन, या बोथ, दोनों, डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन भी एंड डिफेक्ट्स इन इंसुलिन एक्शन भी। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन याद रखनी होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही पूछी जाती है कि व्हाट इज डायबिटीज़ मेलाइटिस? तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शेयरिंग द कॉमन फीचर्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। अब क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है कि क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, और साथ हम आगे जब पढ़ेंगे जो मेटाबॉलिक डीरेगुलेशन हो रही होती हैं, उसकी वजह से देयर इज सेकेंडरी डैमेज टू मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स लाइक योर किडनीज, आइज, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। और देखा जाता है किडनीज में ज़्यादातर ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कॉज करा देता है। आइज़ की वजह से उसमें कैटरैक्ट, एडल्ट ऑनसेट ब्लाइंडनेस या ग्लोकोमा कॉज करा देता है। नर्व्स में भी डिफरेंट न्यूरोपैथीज कॉज कराता है। ब्लड वेसल्स में डिफरेंट मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ कॉज कराता है। एंड नॉन ट्रोमेटिक लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशंस भी कॉज होती हैं। जो लोअर फुट होता है जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो ये काफ़ी सारे इसके सिम्टम्स हैं जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या देखेंगे डायबिटीज़ से, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो डायबिटीज़ के जो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, दैट आर योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स, ओबेसिटी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। आजकल की जो डाइट भी हमारी ख़राब हो गई बिकॉज वी ईट लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। एंड आजकल के जो लोग हैं वी डू नॉट एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी जो डायबिटीज़ का वो है इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि याद रखने होंगे। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम डायबिटीज़ की। तो डायग्नोसिस के लिए 4 पॉइंट्स हैं या 4 क्राइटेरिया जो कि याद रखना है। एक तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है या जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, दैट शुड बी मोर देन या इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज होगी, दैट शुड बी मोर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इन दोज पेशेंट हु आर हैविंग क्लासिक हाइपरग्लाइसीमिक साइंस। क्लासिक हाइपरग्लाइसीमिक साइंस में हमारे पास पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया आ जाता है। तो ये दो हैं। उसके अलावा जो OGTT टेस्ट होता है विच इज़ द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें जब हम लोडिंग डोज देते थे 75 ग्राम की, उसके बाद जो 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज है, इफ़ इट इज़ मोर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन इट शुड बी डायग्नोस्ड एज डायबिटीज़। और HbA1c के जो लेवल हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 6.5%। तो ये 4 क्राइटेरिया, ये 4 क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखने होंगे। और इन 4 में से सिवाय रैंडम ब्लड ग्लूकोज के जो बाकी 3 हैं, यानी जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, OGTT और HbA1c है, दे शुड ऑल्सो बी रिपीटेड एंड कन्फर्म ऑन डिफरेंट सेपरेट डेज। बाकी उन्होंने एक छोटा सा टेक्स्ट में ये बताया हुआ है कि कुछ ऐसे भी एक्यूट स्ट्रेसेस होते हैं लाइक इन्फेक्शन हो गया किसी को, या बर्न्स हो गए, या ट्रॉमा हो गया, कि इस स्टेज में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाइपरग्लाइसीमिया हो जाते हैं ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक कैटेकोलामीन्स एंड कॉर्टिसोल विच अपोजेस द एक्शन ऑफ इंसुलिन, बिकॉज कॉर्टिसोल हमें पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा कराता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनमें यही होगा कि उनमें जब ये वाली स्टेट चली जाएगी, इन्फेक्शन, बर्न या ट्रॉमा की स्टेट जब रिजोल्यूट कर जाएगी, तो उसके बाद भी देयर विल बी परसिस्टेंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड एज रिजल्ट वी कैन डायग्नोस को उनको डायबिटीज़ हो गई है। तो जो डायबिटीज़ का 4 मेन क्राइटेरिया थे, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये याद रखने होंगे कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रैंडम ब्लड ग्लूकोज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो OGTT है विद लोडिंग डोज ऑफ 75 ग्राम, इट शुड जो 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज आती है उसमें दैट शुड बी मोर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड HbA1c लेवल शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 6.5%। अब हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़ की। व्हाट इज़ प्री डायबिटीज़? It is basically a state of dysglycemia which often precedes the development of frank type 2 diabetes। ज़्यादातर जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वे ग्रेजुअली डेवलप होती है। ये नहीं होती कि एकदम से अगर मैंने 2 किलो मिठाई खा ली तो मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। इट्स अ ग्रेजुअल ऑनसेट। या अगर मैंने 1-2 दिन एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। तो एक टाइप 2 डायबिटीज़ होने से पहले एक प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है। बट इज़ अ प्री डायबिटीज़ की स्टेज, इट इज़ अ स्टेज ऑफ डिसग्लाइसीमिया विच ऑफन प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़। इसको हम किस तरह डायग्नोस करते हैं प्री डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये क्राइटेरिया जो कि याद रखना होगा कि जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होती है दैट इज़ बिटवीन 100 एंड 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विच इज़ नोन एज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। जो OGTT का टेस्ट होता है फॉलोइंग 75 ग्राम ओरल डोज ऑफ ग्लूकोज, दैट इज़ 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज बिटवीन 140
एंड 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विच इज़ नोन एज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और HbA1c के लेवल्स शुड बी बिटवीन 5.7 एंड 6.4%। तो इन जिन इंडिविजुअल्स को ये तीन क्राइटेरिया के अंदर आ रहे होंगे दे शुड बी डायग्नोज एज प्री डायबिटिक। एंड ये देखा गया कि जो 25% ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि प्री डायबिटिक होते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स दे डू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। और अगर तो उनमें फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की या उन पेशेंट्स में ओबिसिटी प्रेजेंट हो तो टाइप 2 डायबिटीज़ के डेवलप होने के चांसेस काफ़ी और ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब और जल्दी उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब जो क्लासिफिकेशन है इवन तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है डायबिटीज़ की, क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए जो हमें पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। What is the definition? Type 1 it is an autoimmune condition which is characterized by pancreatic beta cell destruction. There is absolute deficiency of insulin और टोटल डायबिटीज़ में से 5 to 10% केसेस टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। इट डेवलप्स या इट इज़ डायग्नोस्ड इन दोज पेशेंट्स हु आर यंगर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, अर्ली लाइफ में डेवलप हो जाती है। वेरेस जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है दैट ऑकर्स इन एडल्ट, क्या कहते हैं, जो एडल्ट ऑनसेट इसका होता है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन है उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने लगी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मेन रिस्क फैक्टर है दैट इज़ योर ओबिसिटी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ओबीस होने लगे। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या कि इट इज़ इसमें देर इज़ इनिशियली पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन एंड देन लेटर ऑन देर इज़ सेक्रेटरी रिस्पॉन्स बाय पैंक्रियाटिक बी सेल्स दैट इज़ इनएडिक्वेट टू ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। 90 to 95% जो केसेस होते हैं डायबिटीज़ के वो टाइप 2 ही होते हैं। कि इसमें ये होता है इनिशियली इंसुलिन की सिक्रीशन नॉर्मल होती है लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो रही होती है, मतलब जो सेल्स होते हैं पेरिफेरल सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली इंसुलिन को टेकअप नहीं कर रहे होते। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है इवेंचुअली लेटर ऑन ये होता है, हम आगे और पढ़ेंगे, लेटर ऑन ये होता है कि जो बीटा सेल्स होते हैं, क्योंकि बीटा सेल्स इस केस में नॉर्मल होते हैं, वो इतने ज़्यादा हाइपर फंक्शन और ओवरलोड हो जाते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन से कि लेटर ऑन उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, मतलब वो उतनी इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितनी रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें ये वाली कंडीशन हो रही होती है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके फिर जो डिफरेंस का टेबल है उसको मैं ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन ये कि इसका जो डिफरेंस वाला टेबल है ये इंपॉर्टेंट है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का। क्लिनिकल डिफरेंस क्या होते हैं, जेनेटिक क्या डिफरेंसेस देखे गए, पैथोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है और पैथोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी। लेकिन जो ये वाला टेबल है इस टेबल को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ये जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है बेसिकली सारी वही चीज़ें जो हमने सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी। इट इज़ ऑल ऑफ दैट, क्या कहते हैं, थिंक किस तरह ग्लूकोज के लेवल्स वो होते थे इंसुलिन के थ्रू रेगुलेट होते थे। तो इसको हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या कि कि ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है वो लिवर में होती है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन यूजली पेरिफेरल टिश्यूज से होता है, जिसमें चीफली स्केलेटल मसल्स उनको टेकअप करते हैं। एंड द एक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच इज़ अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन दे बेसिकली डिटरमिन कि वेदर ग्लूकोज अपटेक होगा या नहीं होगा। ये वाली फिगर एंड जो ये वाली फिगर है ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इन फिगर को अच्छे से याद रखना, इन फिगर को भी आप बना सकते हैं पेपर में। वही सारी बायोकेमिस्ट्री वाली चीज़ के होता क्या है कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम फास्टिंग की स्टेट में होते हैं उस वक्त इंसुलिन के लेवल्स लो होते हैं लेकिन ग्लूकागॉन के लेवल्स हाई होते हैं। एंड ड्यू टू दिस मैकेनिज़्म जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो हो रही होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही होती है। एज अ रिज़ल्ट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कराया जा सके और वही हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट जो है वो बड़ा हुआ होता है। अब फॉलोइंग अ मील क्या होता है, जैसे ही बंदा सुबह को उठता है तो उस वक्त वो फास्टिंग की स्टेट में होता है, उस वक्त ये प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे ही वो खाना खा लेता है आफ्टर अ मील क्या होता है कि इंसुलिन के जो लेवल हैं वो राइज़ कर जाते हैं, ग्लूकागॉन्स के लेवल फॉल कर जाते हैं। इन दोनों का ऑपोजिट हो जाते हैं क्योंकि अब लार्ज ग्लूकोज का अपलोड हो चुका होता है। तो इंसुलिन क्या कराती है, इंसुलिन प्रोमोट्स द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इन योर पेरिफेरल टिश्यूज, जिसमें स्केलेटल मसल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो अपटेक होता है ग्लूकोज का दैट इज़ नोन एज पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, क्योंकि इट इज़ डन फॉलोइंग अ मील। फिर स्केलेटल मसल के बाद जो ब्रेन और एडिपोस टिश्यू के वो भी टू सम एक्सटेंट ग्लूकोज का अपडेट कर रहे होते हैं। हाउ इज़ द रिलीज ऑफ इंसुलिन रेगुलेटेड, वी नो फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज कि जो इंसुलिन है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स, और ये एक एज अ प्रिकर्सर प्रोटीन के तौर पे वो प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ा था कि इंसुलिन प्री इंसुलिन की फॉर्म में वो होती थी और डेवलप होती थी, एंड देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो प्रोटीलिटिकली क्लीव्ड होती थी, कि उसकी वजह से वो जो प्री इंसुलिन थी वो एक मेच्योर हार्मोन इंसुलिन बन जाता था और एक पेप्टाइड बाई प्रोडक्ट देता था जिसको हम सी पेप्टाइड नाम देते थे। ये दोनों सी पेप्टाइड और जो इंसुलिन है दे आर स्टोर्ड इन योर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स ऑफ योर पैंक्रियाटिक बीटा आइलेट सेल्स,
होता क्या है, जैसे ही स्टिमुलस आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस क्या है इंसुलिन की सिंथेसिस और रिलीज़ का, दैट इज़ ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज के लेवल ब्लड में बढ़ते हैं, वी नो कि होता क्या है कि ये वाला प्रोसेस सारा होता है जो इस फिगर में उन्होंने बताया है कि जैसे ही ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं ब्लड में फॉलोइंग अमी ग्लूकोज का थ्रू इट्स GLUT2 रिसेप्टर्स अपटेक होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में। जब ग्लूकोज का अपटेक हो जाता है, अब ग्लूकोज का पूरा मेटाबॉलिज्म होता है जो हमने सारा पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल वगैरह, उसकी वजह से ATP जनरेट होता है। ATP क्या कराता है, ATP की वजह से देयर इज़ इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस थ्रू देयर कैल्शियम परमेबल चैनल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है तो क्या होता है, ये जो इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम आयंस का या इंक्रीज जो होता है कैल्शियम आयंस का इंट्रासेलुलरली, दैट बेसिकली स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और ये जो फेज़ कहलाया जाता है कि जिसमें इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही होती है, दिस फेज़ इज़ नोन एज फेज़ ऑफ इमीडिएट इंसुलिन रिलीज, या दिस फेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फेज़ ऑफ बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीशन। कि यही सारी प्रोसेस जो अभी मैंने बताया पिक्चर के थ्रू, वो यहाँ उन्होंने टेक्स्ट के थ्रू लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, देयर इज ग्लूकोज अपटेक इन पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स बाय इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विच इज़ नोन एज GLUT2। मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, जैसे ATP आया, ATP ने क्या किया, इन्फ्लक्स करा कैल्शियम का, कैल्शियम ने क्या किया कि स्टिमुलेट का सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विच वॉज स्टोर्ड इन योर बीटा सेल के ग्रेन्यूल्स। और ये जो फेज़ होता है इट इज़ नोन एज फर्स्ट फेज़ ऑफ बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीशन। अगर तो अब स्टिमुलस परसिस्ट करें यानी ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनती है, तो फिर एक सेकंड फेज़ होता है इंसुलिन की सिक्रीशन का, दैट इज़ नोन एज एक्टिव सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कि उस सेकंड फेज़ में क्या होगा कि वो जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में जितनी भी इंसुलिन प्रेजेंट थी वो इवेंचुअली डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट फिर हमको इंसुलिन की जो वो होगी, इंसुलिन के जो एक्टिव सिंथेसिस होगी वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करानी होगी। तो ये इसमें पूरा बताया हुआ है। एंड वी नो कि कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं, वी स्टडीड इन फिजियोलॉजी के, देयर आर सम हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंसुलिन सिक्रीशन थ्रू द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स एंड दीज फॉलोइंग फीडिंग, एंड दीज हार्मोन्स आर नोन एज इंक्रेटिन्स। और ये इंक्रेटिन्स किस तरह काम करते थे, ये जो इंक्रेटिन्स होते थे बेसिकली अपने जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होती है विच इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, वहाँ पे जाके बाइंड होते थे और वहाँ से जाके वो इंसुलिन का रिलीज़ कराते थे। दो हार्मोन्स हमने पढ़े थे, वन वॉज योर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड GIP and other was your glucagon like peptide 1 which was your GLP-1. Okay, these both were secreted by the cells in intestines following oral food intake. जो एलिवेशन होती थी GIP और GLP-1 की, दिस वाज नोन एज इंक्रेटिन इफेक्ट। और ये इंक्रेटिन इफेक्ट बेसिकली होता क्या था कि देयर इज इंक्रीज इन इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम बीटा सेल्स एंड डिक्रीज इन ग्लूकागॉन सिक्रीशन फ्रॉम अल्फा सेल्स, एंड इट ऑल्सो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ताकि जो सेटिएटी है यानी फुलनेस है वो प्रोमोट हो सके। और हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर जो इंक्रेटिन इफेक्ट है यही ब्लंटेड हुआ होता है, जिसकी वजह से उन इंडिविजुअल्स में हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट आई हुई होती है। और आजकल ट्रीटमेंट के लिए भी हमने फार्माकोलॉजी में काफ़ी सारी एंटी डायबिटिक ड्रग्स पढ़ी थी, जिनमें से उन्होंने दो की एग्जांपल दी हुए, GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट एंड डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम इनहिबिटर्स, कि दीज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जो DPP-4 इनहिबिटर है, DPP-4 इनहिबिटर को उन्होंने ये बताया है कि जब GIP और GLP-1 अपना काम पूरा परफॉर्म कर लिया करते थे, यानी जब इंसुलिन की नॉर्मल रिलीज़ हो गई, उसके बाद दीज इंक्रेटिन हार्मोन्स दे वर डिग्रेडेड बाय डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम विच वॉज नोन एज DPP-4। तो इसका अगर हम इनहिबिटर दे दें टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को, उसमें यही होगा कि जब इसका इनहिबिटर देंगे तो GIP और GLP-1 डिग्रेड नहीं होंगे। जब GIP और GLP-1 डिग्रेड नहीं होंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में जो इंक्रेटिन इफेक्ट है वो बढ़ा हुआ रहेगा। एक ये चीज़ थी। देन लास्टली इस वीडियो में अब मैं बताऊंगा इंसुलिन के एक्शन एंड इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज, जो हमने सारे पढ़े हुए हैं। कि वी नो इंसुलिन इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन। तो एनाबॉलिक हार्मोन है तो इट लीड्स टू सिंथेटिक एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स। वी नो के ये कराता है कि इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराता है, और ग्लूकोज हमें आगे पता है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, उन सब की बिल्डअप के लिए, उन सब की बायोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज यूज्ड अप होती है। यही चीज़ उन्होंने सारी इस फ्लोचार्ट में बताई हुई, जो कि यहाँ से याद कर लेंगे। एडिपोसाइट्स को उन्होंने ये बताया हुआ कि एडिपोसाइट्स का याद रखना है, जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है, नॉट वाइट, ब्राउन एडिपोस टिश्यू जो होता है विच इज़ नोन एज बेज एडिपोस टिश्यू, वो बेसिकली दैट इज़ डेवलप्ड थ्रू एक्सरसाइज, एंड उसमें क्या कहते हैं, उसमें ग्लूकोज यूटिलाइज होती है। वाइट एडिपोस टिश्यू में ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होती। वाइट एडिपोस टिश्यू में इसलिए यूटिलाइज नहीं होती क्योंकि जो वाइट एडिपोस टिश्यू होता है दैट इज़ बेसिकली दैट एडिपोस टिश्यू विच इज़ अक्यूमुलेटेड इन ओबीस इंडिविजुअल्स। तो एडिपोस टिश्यू का याद रखना होगा कि जो ग्लूकोज का अपटेक हो रहा होता है एडिपोसाइट्स में, वो ब्राउन एडिपोसाइट्स में हो रहा होता है। आगे उन्होंने फिर वही सारी इसके फंक्शंस बताए हैं कि मसल सेल्स में क्या होते हैं, ग्लूकोज इज आइदर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन या ऑक्सीडाइज्ड टू जनरेट ATP। एडिपोस टिश्यू में क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और फिर दीज लिपिड्स आर स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स। एंड वी नो के जो इंसुलिन के इफेक्ट्स हैं दे एक तो
ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन करा रही होती है, और जो ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस है या लिपिड का रिलीज़ है उसको इनहिबिट करा रही होती है। सिमिलरली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी इस तरह हो रहा होता है कि जो अमीनो एसिड अपटेक है और प्रोटीन सिंथेसिस है वो बढ़ी हुई होती है, वेयर जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है वो इनहिबिट हुई हुई होती है, डीएनए सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट हुई हुई होती है। और इंसुलिन लास्टली एक्ट कैसे करती है, वी नो जो इसका टेट्रामेरिक वो होता है रिसेप्टर होता है, जिसकी उन्होंने फिगर यहाँ दी हुई है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा इसके वो होते हैं, क्या कह सकते हैं, चेन्स होती हैं, अल्फ़ा बीइंग एक्स्ट्रा सेलुलर एंड बीटा बीइंग इंट्रासाइटोसोलर। इंसुलिन पे आके लगता है, वी नो कि इट इज़ अ, जैसे कहते हैं टायरोसिन काइनेज लाइक रिसेप्टर। जो बीटा वाला पार्ट है वो ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है, उसके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। एज रिजल्ट वो जो डाउन स्ट्रीम पाथवेज जितने भी होते हैं, PI3 के AKT पाथवे और IRS वेटेज, और IRS और इंसुलिन रिलीजिंग सब्सटेंसेस या इंसुलिन रिलीजिंग सब्सटेंसेस आई बिलीव कि हाँ वो जो इंसुलिन है आया अपने रिसेप्टर पे लगा, उसने बीटा सबयूनिट की टायरोसिन काइनेज को ऑटोफॉस्फोराइलेट किया, एंड इट ऑल्सो फॉस्फोराइलेटेड सेवरल इंट्रासेलुलर डॉकिंग एंड ब्रिजिंग प्रोटीन, जिसमें एक आती है IRS प्रोटीन विच इज़ और इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट प्रोटीन के इन्होंने यहाँ पीछे दिखाया हुआ है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट प्रोटीन है वो भी फॉस्फोराइलेट हो गई। एज अ रिजल्ट जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट है वो यही आया कि सारे जितने भी डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज थे वो बढ़ गए, फॉस्फोराइलेशन हो गई, और लेटर ऑन इफेक्ट क्या है, ग्लूकोज की अपटेक बढ़ती है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, एंड प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द पार्ट 1 ऑफ क्या कहते हैं डायबिटीज़ मिलेटस। आई होप ईजिली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।